देखिए क्वेश्चन था डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्स, ये क्वेश्चन था दिमाग में, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्स, कोर्स एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्स। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, सब कुछ सभी लोग कोर्स जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात चल रही थी भारत में क्या था, भारत में हम देखेंगे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया, भारत में बहुत ज्यादा गरीबों की संख्या है, और लीगल प्रोसीजर जो होता है हमारा, लीगल प्रोसीजर मतलब कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना, आप कोर्ट में फाइल करेंगे, पेपर वर्क लगेगा, पैसा लगेगा, सब कुछ लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो लगेगा ही। तो लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, पर्याप्त पैसा होना चाहिए आपके पास एंड पेपर वर्क के लिए, एज वेल एज टेक अप ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम, और आपके पास पर्याप्त समय भी तो होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, पर्याप्त समय भी तो होना चाहिए। कोर्ट के आप आए हो, कोर्ट में अगर आपका मामला चल रहा है तो आप कहीं बाहर टहल रहे हैं, कोर्ट से नाराज हो जाता है, आपके खिलाफ मामला का नोटिस जारी कर सकता है ना, आपके केस को तुरंत रद्द कर सकता है, और दूसरे पक्ष के मामला कुछ ऐसा होता है कि जैसे अगर आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, किसी व्यक्ति के खिलाफ आपने कोई मामला दर्ज कराया है, तो आपको हर दिन, जिस दिन कोर्ट की तारीख हो उस दिन आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं, एक बार नहीं पहुंचेंगे, दो बार नहीं पहुंचेंगे, तो अगली बार कोर्ट आपकी फाइल को बंद कर देगा, और जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो उसी अगेंस्ट जो आपके खिलाफ, जिसके खिलाफ आप खड़े थे, उसी के पक्ष में सुना। क्यों? क्योंकि कोर्ट मान लेता है कि आप उस केस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कोर्ट ये समझ लेता है कि आप इस केस में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए जब भी आपकी डेट दी जाएगी तब आपको पहुंचना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि पैसा तो लग रहा है, साथ ही साथ आपके पास समय भी होना चाहिए, है ना, लॉट ऑफ टाइम भी होना चाहिए। अब यहाँ पर पुअर पर्सन की बात करें, हु कैन नॉट रीड, पढ़ाई लिखाई तो पढ़े लिखे होते नहीं है, एंड व्हिच फैमिली डिपेंड्स ऑन द डेली बेसिस, और उनकी जो फैमिली होती है, जो पुअर फैमिली, तो डेली बेसिस पर डिपेंड करती है। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन है, जिसमें लास्ट दिया डेली बेसिस। डेली बेसिस का मतलब सीधा सीधा आप लोग जानते होंगे, यानी दिहाड़ी मजदूरी, यानी दिन भर रोज का रोज काम करते हैं, उसी का पैसा मिलता है, एक दिन काम किया फिर पैसा मिल गया, फिर काम किया फिर शाम को, मैंने मतलब उनकी मंथली सैलरी कोई नहीं आती है, जितनी मेहनत करते हैं बेचारे उतना पैसा पाते हैं। तो अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगेंगे, कोर्ट में घूमने फिरने लगेंगे, कोर्ट के बयान जाने लगेंगे, तो नौकरी कौन करेगा, उनको तो रोज का पैसा कमाना है ना भाई। सरकारी जो आदमी होगा वो तो अपना छुट्टी ले लेगा, है ना, वो लगा देगा कि मुझे प्रॉब्लम, उसकी सैलरी छुट्टियां मिलती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन जो डेली वेजेस वाले मजदूर हैं हमारे, उनके सामने समस्या खड़ी होती है। तो ये समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, ठीक है, हम लोग कह जरूर देते हैं कि हाँ एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्स, बट समबडी कैन नॉट एक्सेस टू द कोर्स ड्यू टू द अनदर प्रॉब्लम। बहुत सारे कुछ अनदर प्रॉब्लम होते हैं उनके, जैसे उनका पुअर होना ही, टू बी पुअर ना, यही एक उनकी एक प्रॉब्लम है। तो आइडिया ऑफ गोइंग टू द कोर्ट टू गेट अ जस्टिस, कोर्ट जाने का ये जो आइडिया है, टू गेट अ जस्टिस पाने में, ऑफन सीम्स रिमोट, बहुत थोड़ा कभी-कभी दूर दिखता है, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है एग्जाम में, एवरीवन हैज एक्सेस टू द कोर्ट, तो आप कुछ बातें पहले पैराग्राफ से और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो पूरा आप सेकंड पैराग्राफ से ही नोट करेंगे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट दिया है, सेकंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट ये दिया है कि इन रिस्पांस टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s devised a mechanism of public interest litigation और PIL। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मामला जब बढ़ रहा था धीरे धीरे, बहुत से लोग कोर्ट नहीं आ पाते, बहुत से लोग कोर्ट इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि इसमें पेपर वर्क बहुत लग जाता है, पैसा बहुत लग जाता है, तो इसके लिए कोर्ट ने एक रास्ता निकाला। कोर्ट ने एक रास्ता क्या निकाला, द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980 devised a mechanism of public interest litigation, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सीधा सीधा शॉर्ट कहते हैं PIL। PIL इसका फुल फॉर्म, PIL क्या होता है, अब देखिए आगे दिया है, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, यानी जस्टिस, न्याय तुरंत मिले, न्याय जो है न्याय तुरंत मिले, इसके लिए ऐसा किया गया था। अब आगे दिया गया है PIL, और PIL का एक्सप्लेन आगे और दिया गया, क्या दिया गया है, कह रहा है कि इट अलाउड एनी इंडिविजुअल, इसने अनुमति ये दिया, एनी इंडिविजुअल, चाहे वो कोई एक व्यक्ति हो अथवा कोई संस्था हो, वो ऑर्गेनाइजेशन हो, to file a PIL in the High Court or Supreme Court on the behalf of those whose rights are being violated। इसमें एक व्यवस्था ये की गई कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पीड़ित है, कोई व्यक्ति परेशान है, कोई संस्था कुछ, तो उसके बिहाफ में कोई दूसरा व्यक्ति भी कोर्ट में क्या कर सकता है, PIL कर सकता है। PIL का मतलब होता है जनहित याचिका, आप हिंदी में समझ लीजिए, ये नाम क्योंकि
आम आदमियों के बीच में बहुत फेमस है जनहित याचिका। जनहित याचिका, जनहित याचिका, तो जनहित याचिका का मतलब ये जनहित, जनहित का मतलब होता है लोगों का हित जिसमें हो रही हो, ऐसा जो पिटीशन होता है, याचिका होती है, उसी को हम लोग पीआईएल बोलते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें मतलब अगर कोई कहीं कोई व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है, आप देख रहे हैं कि किसी स्टेट में कोई व्यक्ति कहीं कोई प्रताड़ित, कोई समूह बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप चुपचाप कुछ नहीं करिए, आप चुपचाप सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन लेगा कि किस जगह पर, भारत के किस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। ठीक है ना। इससे संबंधित आगे हम देखेंगे कि द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड। अब इस लीगल प्रोसेस को और सिंप्लीफाई किया गया, इन पेपर वर्क वाला काम अब धीरे-धीरे फिनिश किया गया। क्या क्या कहा गया, इवन अ लेटर और अ टेलीग्राम, आप कोई लेटर दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोई लेटर लिख सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर या हाई कोर्ट के नाम पर। अगर कोई देश का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट पे, अगर कोई स्टेट का मामला है तो हाई कोर्ट पर आप एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या रहा है, कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ पीआईएल, तुरंत उसको ट्रीट करेगा। इन द अर्ली इयर्स पीआईएल वाज यूज्ड टू सिक्योर द जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इशू। इस तरह से बहुत सारे जो इश्यूज रहे उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ट्रीट किया है। पीआईएल वाज यूज्ड टू सिक्योर जस्टिस ऑन लार्ज नंबर ऑफ इशू सच एज रेस्क्यूइंग द बॉन्डेड लेबरर्स, क्या हुआ, रेस्क्यूइंग द बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम द इनह्यूमन वर्क कंडीशंस and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ये उदाहरण दिया है, एग्जांपल दिया, बहुत अच्छी एग्जांपल समझ में। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। बिहार का एक केस सामने आता है। बिहार में कुछ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए क्या हुआ कि अमानवीय श्रम का मतलब ये कि बिहार में कुछ मजदूरों को कैद कर लिया गया था, उनकी सजा पूरी हो गई थी, उनकी सजाएं पूरी हो गई थी, जितने वर्ष में उनको सजा, जितने वर्ष में उनको जेल में रहना था वो पूरा हो चुका है, इसके बावजूद भी वो जेल में पड़े थे। अब इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो इसीलिए फिर पीआईएल दायर किया, किसी व्यक्ति ने, किसी समूह ने दायर किया। उन्होंने देखा कि भाई ये यहाँ के मजदूर तो सजा काट चुके हैं, किसी पड़ोस के लोग ने बताया हो कि हमारे घर के भाई आदमी नहीं आए, जब उनको सजा इतने साल की थी अभी तक नहीं आए, तो फिर यही पीआईएल का इस्तेमाल किया। तो उदाहरण है इसका, जिसमें हुआ क्या कि मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद रिहा न किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए यही पीआईएल यानी जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। तो आपसे लोग पूछे कि क्या पीआईएल का कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं, तो आप बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल फैक्ट है कि पीआईएल का एग्जांपल बिहार वाला मुद्दा बताइएगा। बिहार में कुछ मजदूरों के साथ में ऐसा हुआ कि सजा काटने के बाद भी, यानी जितना कोर्ट में सजा दिया था कि भाई इतने साल की सजा है, उतनी सजा काटने के बाद भी जेल में पड़े। बताइए, यहाँ ऐसे ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट है या हमारा पूरा प्रशासन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, जो जेल में पड़े हैं उनकी ख्याल ही नहीं, उनका कागज मेंटेन बताइए नहीं है, कैसा कागज सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं। जेल में पड़े हैं, उनको ध्यान ही नहीं कि सजा पूरी, उनको बाहर निकालना उनकी प्राथमिकता है। ये पूरा जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसका काम होता है जीआई। लेकिन किसी व्यक्ति ने, जागरूक व्यक्ति ने क्या किया, पीआईएल का सहारा लिया। अच्छा, अगर इसमें पेपर वर्क वाला काम होता, वही कोर्ट कचहरी आने जाने का, तो कोई पीआईएल दायर करता नहीं करता। लेकिन किसी जागरूक व्यक्ति ने क्या कर दिया, पीआईएल को टेलीग्राम लेटर लिख के जानकारी दे दी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत बिहार की गवर्नमेंट को क्या किया, फटकार लगाया कि भाई तुम्हारे यहाँ जेल कैसे लोग हैं, यहाँ पर डाटा है ना स्पॉइल्ड किया। ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो डिड यू नो, आपको और एक जानकर आश्चर्य होगा कि जो मिड डे मील चल रहा है गांव में, जो गांव में सोचिए जो प्राइमरी स्कूल है, बहुत से लोगों के पेरेंट्स जो है प्राइमरी स्कूल में टीचर होंगे, उनके मम्मी पापा लोग है ना, जो वहां पर मिड डे मील चलता है, आप उनसे पूछिएगा मिड डे मील, ध्यान दीजिएगा। मिड डे मील मैंने आपको बताया था सबसे पहले, आप पुराना वीडियो देखिए, मिड डे मील की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी, है ना, साउथ में, याद रखिए किस स्टेट से हुई थी। लेकिन ये मिड डे मील जो है, द चिल्ड्रन नाउ रिसीव, जो आज बच्चे रिसीव करते हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, इज द बिकॉज ऑफ पीआईएल। क्या ये पीआईएल का परिणाम था? बिल्कुल था। ठीक है, यानी एक सूचना दी गई कि भाई बच्चों के लिए सारी व्यवस्था की जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को ध्यान दिया। ठीक है ना। सो सी द फोटोज ऑन द राइट एंड रीड द टेक्स्ट बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ दिस केम। अब देखिए साइड में कुछ फोटो दी गई है, 4 फोटोज हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और 4 फोटोज के बारे में एक एक करके नीचे दिया गया। फर्स्ट फोटो के बारे में नीचे दिया गया है। फर्स्ट सबसे ऊपर वाली फोटो देखिए, फिर नीचे पढ़िए। सबसे ऊपर वाली फोटो देख रहे हैं, 2 बच्चे खड़े हैं, जानवर मारा जा रहा है, ठीक है ना, खाने के लिए। अब सबसे नीचे आ जाइए, फोटो 1 में देखिए क्या दिया है,
कह रहा है कि इन 2001 की घटना है, ड्रॉट इन राजस्थान और उड़ीसा, राजस्थान और उड़ीसा की घटना है जहां पर मीट द मिलियन फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी भोजन की कमी की वजह से कई लोग मर गए वहां, ठीक है ना, हजारों लोग मर गए। फिर सेकंड फोटो में देखिए क्या दिया है, सेकंड फोटो में देखिए कि कितना ज्यादा गोडाउन में गेहूं है ना, ये सब लोग ढो रहे हैं यहाँ पर। ये क्या कह रहा है, मीनवाइल द गवर्नमेंट गोडाउन, गवर्नमेंट की जो गोडाउन्स है, गोडाउन्स मतलब गोदाम जहां पर गवर्नमेंट अपना स्टोर करके रखती है अनाज, गल्ला पानी, है ना, तो गोडाउन्स वर फुल ऑफ ग्रेन, बहुत ज्यादा अनाज है गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। ऑफन दिस वाज बीइंग ईटन बाय हंग्री बाय रैट्स, लेकिन आपने देखा कि गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा अनाज है कि चूहे खा रहे हैं, सड़ रहा है इतना, एक तरफ से अनाज रखो चूहे खा रहे हैं उसको। फोटो 3 में देखिए आप, फोटो 3 देखिए आप, in this situation the hunger and stability organization filed the People's Union of Civil Liberties PUCL filed the PIL in the Supreme Court. It is stated that the fundamental right to life is guaranteed in Article 21 of the Constitution, included right to food, मतलब यहाँ पर भोजन के लिए राइट टू फूड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट टू फूड मतलब भोजन। अब देखिए आर्टिकल 21 में कितना प्रस्तुत किया गया, वहां पर मैंने आपको आर्टिकल 21 के साथ में राइट टू हेल्थ भी जुड़वाया था, तो आर्टिकल 21 में एक चीज और जोड़ लीजिए, राइट टू फूड, यानी अगर किसी को भोजन नहीं मिल रहा है तो भी तो वो मर जाएगा। आर्टिकल 21 किसके लिए, जीवन जीने के लिए, तो फूड भी तो मिलना चाहिए। तो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, वो क्या करे, वो मुहैया कराए, भोजन मुहैया कराए, भोजन दे, ठीक है। इस तरह से फोटो 4 भी आप देख लीजिए। लास्ट जो पैराग्राफ्स हैं उस पैराग्राफ्स में अगर देखें तो फॉर कॉमन पर इसमें दिया गया है, तो राइट टू लाइफ को आप 3 पार्ट्स में बांटा है, 3 पार्ट्स में आप देखिए, एक जगह बुक में लिखिए राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ में एरो लगा के लिखिए, राइट टू हेल्थ भी सम्मिलित है इसमें, फिर एरो लगा के लिखिए राइट टू फूड भी सम्मिलित है, राइट टू लिवलीहुड भी सम्मिलित है, राइट टू लिवलीहुड यानी थर्ड में लिवलीहुड, अभी हमने राइट टू हेल्थ पढ़ा था, राइट टू फूड पढ़ लिया, राइट टू लिवलीहुड पढ़ने वाले, राइट टू लिवलीहुड क्या देखिए। For the common person, access to the courts is access to justice. The court exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens. है ना? As you saw in the above cases, the courts interpreted Article 21. जब Article 21 of the Constitution को कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, तो उसने बताया कि राइट टू जो लाइफ है, to include the right to food, इसमें राइट टू फूड भी इंक्लूड है। Therefore, हमने आगे देखा कि ऑर्डर द स्टेट को ऑर्डर दिया था टू टेक द सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड द फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम, और मिड डे मील स्कीम के थ्रू सभी को क्या मिला, सभी बच्चों को भोजन, है ना। बहुत से बच्चों के, भाई गरीब घरों के बच्चे होते हैं, चले आते हैं भूख की वजह, भूख लगी है उनको तो पढ़ाई में उनको मन लगेगा, भूख लगी है तो पढ़ाई में उनको मन लगेगा, नहीं लगेगा, तो इनके लिए इसीलिए भोजन की व्यवस्था की। हालांकि इसका उपयोग काफी हो गया था, बीच में हो रहा था, कुछ हद तक कुछ कम हो गया है, तो इस वजह से ये जरूरत महसूस कर लिया है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ देखिए, इसमें दिया है, सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, सारी जी आप बैठी हुई यहाँ पर देख सकते हैं। और however these are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. कभी-कभी आपने देखा कि कोर्ट का जजमेंट होता है, निर्णय होता है, लोगों को ऐसा लगता है वो उनके लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल हम देखें, मैंने 4th चैप्टर में भी ये एग्जांपल ऐसा बताया था आपको, एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन द इशू कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, हाउसिंग फॉर द पुअर पीपल, पुअर लोगों की बात करें, लोग रहने के लिए घर नहीं है गरीब लोगों के पास, तो वो लोग सोचते हैं द रिसेंट जजमेंट ऑन द इविक्शन, ये जो एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था इविक्शन वाला, इविक्शन का मतलब होता है निकासी, यानी उनको उस जगह से हटा देना, कहां से हटाया गया था, अभी होता है, आर फॉर क्राई फ्रॉम द अर्लियर जजमेंट, मतलब एक झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग सड़कों के किनारे रहते हैं ना, उनको रेलवे पटरी लाइन पर, उनको वहां से हटा दिया गया था, तो वही वाला मामला है इसमें भी। तो इसमें हुआ क्या था कि while recent judgment tend to the view slum dwellers मतलब है कि गरीब झुग्गी बस्तियों में जो रहने वाले डवेलर हैं, निवासी हैं, as the encroacher in the city, शहर से इनको बाहर निकालना, बोला गया कि शहर से इनको हटा के बाहर कर दो, शहर में डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, है ना। अर्लियर जजमेंट, तो ये जजमेंट जब आया लाइक द 1985 में, तो इसमें 1985 में विवाद खड़ा हो गया। इसमें विवाद किसके बीच में हुआ, ओल्गा टेलीज और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे की वाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, उसके बीच, और ओल्गा टेलीज, ये ओल्गा टेलीज इसकी तरफ से खड़ी होती है, आप समझ सकते हैं इसकी तरफ से खड़ी होती है, हैड ट्राइड टू प्रोटेक्ट द लिवलीहुड ऑफ द स्लम डेवलपर्स, ये किसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, यानी जो स्लम डेवलपर्स हैं, गरीब झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इनके अगेंस्ट में उस कोर्ट, ये मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है और फिर कोर्ट में जाता है,
कोर्ट भी इसके खिलाफ देखिए फैसला कुछ देता है तो बाद में बदलता है। यही चीज आपका इसमें दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग उससे ना पढ़वाइए, है ना, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बस इसमें इतना समझ लीजिए कि क्या दिया है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। इसमें दिया है द जजमेंट ऑफ वोल्गा टेली वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जब दोनों के बीच में विवाद हुआ ना, वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब जो वहां की न्याय, बॉम्बे का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, जो वहां की आप कह सकते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप समझते हैं ना, नगर पालिका है वहां की, ठीक है ना। उसने क्या किया कि झुग्गी झोपड़ी को हटाना शुरू किया, तो कोलका टेली नाम से जो वहां पे समूह समुदाय रहा, व्यक्ति रहे, उन्होंने इसके खिलाफ खड़े हो गए। इसके बीच में क्या हुआ, एस्टैब्लिश द राइट टू लिवलीहुड। वो चाहते थे कि व्यक्ति को क्या मिले, राइट टू लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब वो आजीविका, आजीविका, रहना बस नहीं, आजीविका का अधिकार। झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, शहर के किनारे कहीं रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना कुछ छोटे मोटे सामान को बेचकर अपना व्यापार कर रहे हैं, तो समस्या क्या है भाई, उस सामान को लेने के लिए तो शहर के बड़े बड़े लोग भी तो आते हैं, शहर के लोगों को सस्ते दाम पर सामान भी तो मिल रहा है, ये भी तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। शहर को मिल तो रहा है, नहीं मिल रहा है भाई, है ना। तो अगर हमें आर्टिकल 21 में क्या मिला, राइट टू क्या मिला, राइट मिला हुआ है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति की आजीविका छीन लेंगे, राइट टू लिवलीहुड, उसको मतलब उस रास्ते से हटा देंगे, उसके घर से हटा देंगे, तो वो तो वैसे ही मर जाएगा ना। तो फिर राइट टू आर्टिकल 21 कहां फॉलो हुआ। इसलिए हमने आपको बताया कि राइट टू लाइफ में, यानी आर्टिकल 21 में तीन बातों को आप सबमिट कर लीजिए और एरो बना के इसको लिख लीजिए। इसमें राइट टू लाइफ भी इंक्लूड है, प्लस राइट टू फूड भी इंक्लूड है, और थर्ड नंबर पे अभी हम राइट टू लिवलीहुड भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें दी हैं। थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर दिया दैट इविक्शन ऑफ अ पर्सन, अगर किसी व्यक्ति को आप क्या कर देंगे, उजाड़ देंगे फ्रॉम द पेवमेंट और स्लम, उसको हटा देंगे, तो लीड द डिप्राइवेशन ऑफ हिज मींस ऑफ लिविंग, मतलब आप उसको उसके जीवन से, है ना, इसका मतलब ये होगा कि आप उसको उसके जीवन से वंचित कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये मामला काफी आगे बढ़ता है। और इसी पैराग्राफ में आप देखेंगे, इसी थर्ड पैराग्राफ के सबसे लास्ट में थर्ड लाइन पर आप देखेंगे तो दिया द कंक्लूजन, जो इस पूरे मामला जब आया कोर्ट में तो मुद्दा चला, फिर आप पढ़िएगा क्या चला, कंक्लूजन निकल के आता है कि इज द एविक्शन ऑफ द पिटिशनर, है ना, will lead to the deprivation of the livelihood and consequently to the deprivation of life। ये जो मुद्दा रहा ये काफी चर्चित रहा वहां पर, ठीक है, कि अगर ऐसा हुआ तो वो क्या हो जाएंगे, लगातार अपने जीवन से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो हम उनके क्या कर रहे हैं, आजीविका का जो अधिकार है उनका, वो भी हमारे जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया गया है। यानी किसी व्यक्ति की जो रोजी रोटी है, जो उसका व्यवसाय है, उसको भी छीनना मतलब उसके जीवन को छीनने के बराबर है। ये मामला निकल के सामने है, ठीक है। अब लास्ट में आप देख लीजिए, इधर लास्ट वाला जो पेज है आपका, जो लास्ट वाला पेज है, इसमें भी आप देख लीजिए, another issue that affect the common person access to the justice in the ordinary long number of years। आप देखते हैं कि कभी-कभी क्या हो जाता है कि एक और इशू निकल के आ जाता है, लास्ट की लाइन और है, कुछ इशू ऐसे आ जाते हैं कि कोर्ट का निर्णय आने में बहुत समय लग जाता है। कोर्ट का निर्णय आने में इतना समय लग जाता है कि लोग इंसाफ के लिए, मतलब होता है ना कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आएगी उसका तुरंत अगर निदान मिल जाए, साल में, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बहुत होता है, लेकिन 8-8, 10-10 साल बाद मिले डिसीजन, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। Another issue that affect that common person access to the justice। कॉमन जो पर्सन है वो जस्टिस न्याय तो करता है, लेकिन इनऑर्डिनरी लॉन्ग नंबर ऑफ इयर्स, बहुत लंबे समय के बाद, दैट कोर्ट्स टेक अ हियर केस, तब कोर्ट जाके मामला सुनता है। तो फ्रेज एक निकलता है, अंडरलाइन करिएगा इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस डिलेज, जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। अंडरलाइन, ये फेमस है, आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। ये फ्रेज है, याद कर लीजिएगा। इसमें कहा जाता है कि इंसाफ में देरी, इसका मतलब ये है बेटा कि जो इंसाफ में देरी है वो इंसाफ का कत्ल है। यानी जस्टिस में अगर आप देरी कर रहे हैं तो जस्टिस का क्या है, मर्डर है, कत्ल है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसका मतलब ये कि जस्टिस हमें जल्दी मिलनी चाहिए। और जस्टिस जल्दी मिलने के लिए क्या होना चाहिए, कोर्ट में जजेस होने चाहिए। भारत में क्या है, कोर्ट में जजेस की ही संख्या कम है। भारत में कोर्ट में क्या है, जजों की संख्या क्या है, कम है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में तो पूरे जज है, सुप्रीम कोर्ट में जज तो बहुत है, पूरे जितने होने चाहिए उतने हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट में उतने जज नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पर हजारों की संख्या में जजेस नहीं है, और इसीलिए जो जस्टिस है वो क्या हो रहा है, काफी लेट हो रहा है। एक जज है, कई सारे उसको डिसीजन सुनाना, शहर में हजारों लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, उनके रोज हर तरफ से विवाद आ रहे हैं, कोई कहीं मामला पड़ा है, कोई कहीं मामला पड़ा है, तो इतनी जनसंख्या, इतना पॉपुलेशन है कि मामला पेंडिंग में पड़ा रहता है। लेकिन उसके पीछे पर रिजल्ट क्या होता है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड बोलने लगते हैं हम लोग कहते हैं बात भी सही है कि अगर इंसाफ देरी है तो इंसाफ का क्या है,
तो इसी में अगर देखा जाए तो भारत में न्यायाधीशों की संख्या की बात की जाए, आप जिनके पास न्यू बुक होगी तो ये नवंबर 2019 की बात है। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जो स्पीकर पद थे वो 34 थे और कार्यरत भी 34 है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कितने पद स्वीकृत है? सुप्रीम कोर्ट में सब में अगर आपको बोले सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने हैं तो 34, हालांकि इसमें 35 हो गए, 2019 में 34 थे, इसमें 35 हो गए हैं। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में जितने पद हैं, जितने पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट की, उतने ही जज बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाई कोर्ट में देखिए, पूरे देश के अगर हाई कोर्ट के जजों की बात करें तो इसमें जो स्वीकृत पद है वो कितने हैं? 1079, यानी 1079 मतलब 1089, यानी 1079 जज होने चाहिए, लेकिन हैं कितने? 625। तो बचे कितने? यानी 424, यानी 424 जज क्या है? कम है। तो बताइए 424 जजेज ही कम पड़ रहे हैं, तो इतने सारे मुद्दे जाए रहे होंगे, तुमको कौन सोचता होगा? अगर हम ट्रायल कोर्ट की बात करें तो देखिए ट्रायल कोर्ट में 22,644 स्वीकृत पद हैं, यानी इतने जज होने चाहिए, लेकिन हैं कितने जज? 17,509 जज हैं। इसका मतलब कितने जज नहीं है? यानी 5,000 से ऊपर जज नहीं है, यानी 5,135 जज नहीं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में भी कितने सारे जज नहीं है, 5,000 से ऊपर जज इसमें नहीं है, 400 से जज इसमें नहीं है, यानी लगभग 10,000 के ऊपर लगभग जज अभी भी भारत में कम पड़ रहे हैं, हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में। तो समस्या तो खड़ी होनी चाहिए ना बेटा, है ना? जस्टिस में डिले तो होगा, ठीक है? तो इसमें भी समस्या है। और कंक्लूजन जो लास्ट पैराग्राफ है, जो लास्ट पैराग्राफ है आपका, इस पैराग्राफ को थोड़ा पढ़ लीजिए। ये कंक्लूजन है, इसमें दिया गया है कि however in spite of this there is no denying that इसके इन सभी के बावजूद भी हम ये बिल्कुल कह सकते हैं, इनकार नहीं कर सकते कि जुडिशरी हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया। इस जुडिशरी ने इस हमारे भारतीय देश में, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रहा है, और भी अच्छी तरह से निभाना बाकी है। बहुत दोनों चीजें, बहुत अच्छी निभाई भी है, निभा रहा है, और भी अच्छी तरह से निभाना बाकी है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं निभा रहा है, अच्छी तरह से निभा रहा है। सर्विंग एज अ चेक ऑन द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये क्या करता रहता है? एग्जीक्यूटिव की पावर को भी चेक करता रहता है, यानी कभी एग्जीक्यूटिव आपके ऊपर हावी ना हो, मंत्रिमंडल, मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता लोग आपके ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए इनकी पावर भी चेक करता रहता है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो। एज वेल एज इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट, साथ ही साथ आपके फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इसकी होती है। The member of the Constituent Assembly had a quite correctly mentioned and the system of courts within the independent judiciary as a key feature of our democracy. जब हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाया था तो उस समय उन्होंने स्वप्न देखा था, उन्होंने सोचा था कि जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, जो कोर्ट की व्यवस्था हम लोग देश में लाने जा रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जो न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, है ना? वही है एज ए की फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, और ये हमारी डेमोक्रेसी का क्या है? की फीचर है, लोकतंत्र का की फीचर है। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है बेटा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, और आज से आपका सिविक्स का जो कोर्स है वो फिनिश होगा, ठीक है? चैप्टर 2 टॉपिक है इसमें पार्लियामेंट में 2 चैप्टर हैं आपके, चैप्टर 3 चैप्टर 4 वो पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद चैप्टर 5 जुडिशरी के चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 20 से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बुक में तो क्वेश्चन कम ही दिए गए हैं ना, इसलिए ज्यादा है। अच्छा, और किसी दिमाग में कोई क्वेश्चन पूछिए, इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। सर कल किस चीज की क्लास होगी? कल अभी नहीं बता सकते हम क्लास होगी कि नहीं होगी, ठीक है? कल हम प्रयास करेंगे क्लास लेने के लिए, अगर लेंगे तो हिस्ट्री की ले लेंगे, है ना? क्लास लेना होगा तो हिस्ट्री की क्लास ले लेंगे, या तो फिर एक दिन बाद छोड़ना, घंटे की 2 दिन क्लास लेंगे तो हम भी थक गए, 2-3 दिन घंटे क्लास। हाँ बताइए बेटा। सर यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं जो नए माउंटेन, नए पर्वत, जैसे हिमालय की बात, यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स भी होते हैं ना, जैसे कि अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं वो माउंटेन्स यंग का मतलब ये होता है कि जैसे उन माउंटेन्स में लगातार उसकी हाइट में वृद्धि हो रही है, उसकी जो हाइट में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जैसे कि हिमालय को भविष्यवाणी की गई कि जो हिमालय है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, हिमालय में लगातार वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि बर्फ जम रही है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हिमालय का जो स्ट्राइक क्या है, हमारे जो प्लेट्स हैं मूव करते हैं, हमने
क्लास 7 में पढ़ा था कि जो हमारी प्लेट्स है मूव होती है, हमारी जो पूरा जो अर्थ है वो प्लेटों से मिलकर बना है। प्लेट क्या होती है? प्लेट कुछ नहीं, एक पार्ट, एक लिथोस्फीयर का पार्ट होता है, उनसे मिलकर बना हुआ है पूरा, ठीक है। इनमें इनके नीचे क्या मोल्टेन मैग्मा है। मोल्टेन मैग्मा क्या करता रहता है? हलचल उत्पन्न करता रहता है, आग का गोला है ना, दहकता रहता है, इसकी वजह से प्लेटें हिलती रहती हैं आपस में, ठीक है ना, इधर उधर मूव करती रहती है। तो जब मूव करती रहती है तो पहले आज जो भारत है, पहले ऐसा भारत नहीं था, पहले अलग अलग पार्ट में था, ऑस्ट्रेलिया कहीं दूसरी तरफ था, कहीं धीरे 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 हजारों मिलियन ईयर्स बाद ऐसा आज जो वर्ल्ड का हम देख रहे हैं वो आज है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया, भविष्यवाणी की गई कि जिस तरह से प्लेटें मूव कर रही हैं, जिस तरह से पृथ्वी की गति बढ़ रही है, उस स्पीड में अगर देखा जाए तो कुछ हिमालय ऐसे हैं, कुछ माउंटेन ऐसे हैं जो लगातार ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन कुछ माउंटेन ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई लगातार घट रही है, जो लगातार फॉलिंग में जा रहे हैं। जैसे अरावली माउंटेन, आपका जो राजस्थान में अरावली माउंटेन है, विश्व का सबसे प्राचीन एंशिएंट माउंटेन है आपका अरावली माउंटेन। अरावली जो रेंज है वो सबसे प्राचीन है, लेकिन अब वो उसमें भविष्यवाणी की गई कि अब भविष्य में इसको आगे बढ़ना नहीं है, अभी रोज का रोज घटेगा, थोड़ा बहुत उसमें है ना भाई, माउंटेन है, लागू उसमें किसी व्यक्ति में अगर वृद्धि हो तो घटेगा, उसीलिए उसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा है, ठीक है ना। यंग फोल्ड माउंटेन का यही है। हाँ, तो नए नए जो पृथ्वी में क्रियाएं हो रही है उनके द्वारा ये माउंटेन बने हैं, और लगातार पृथ्वी में प्रक्रियाएं चलती रहती है, हमेशा चल ही रही है, अभी भी चल रही है, हमेशा चलती रहती है, महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि प्लेट का जो मूवमेंट होता है कितना स्लो होता है, वेरी फ्यू मिलीमीटर इन 1 ईयर पढ़ा था, है ना। और बताइए, और बताइए क्लास एंड करते हैं। चैप्टर सबसे यंग माउंटेन का चैप्टर 5 समझ में आया आपको? थैंक यू सर। हाँ, इट्स ओके बेटा, थैंक यू सर। यंगेस्ट माउंटेन कौन सा है? हाँ, सर यंगेस्ट माउंटेन आपके ज्योग्राफी में दिया गया है क्या? ये चैप्टर 3 4 में है क्या? नो सब पैराग्राफ में दिया था, सो यंग फोल्ड माउंटेन एज एन एग्जांपल। हाँ, तो समझ में आ गया, यंगेस्ट माउंटेन यही होता है, इन्हीं को यंग माउंटेन कहते हैं। यंग माउंटेन का मतलब जिन माउंटेन्स की विश्व में फ्यूचर में बढ़ने की संभावना हो, यंग माउंटेन्स, ऐसे माउंटेन्स जिनकी फ्यूचर में बढ़ने की संभावना हो, यंग माउंटेन्स। और कोई क्वेश्चन? नो सर। पूछ लीजिए, कोई डाउट हो बिना किसी हिचक के पूछ लीजिए, फिर आपको मुझे दिमाग में क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं, फिर आपको रिप्लाई नहीं दे पाता। जो देख ले, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग सभी को क्लियर है, चैप्टर से ही चैप्टर में आएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा आप लोग ये इजी हो जाएगा एग्जाम के लिहाज से, आप लोग समझ लीजिए। चैप्टर 3 निकालिए सभी लोग। चैप्टर 3 की अगर एक्सरसाइज देखें आप, तो चैप्टर 3 की एक्सरसाइज में केवल और केवल अगर आप दिमाग लगाएं तो केवल दिमाग लगाने वाली बात ये है कि केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला ही क्वेश्चन, है ना। बाकी दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, तो पूछने की संभावना बहुत कम, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। बाकी जो 20 से कुछ पूछे जाएंगे उसमें आप देख लीजिए, जैसे पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज अ पार्लियामेंट, आपसे कोई पूछेगा कि पार्लियामेंट क्या है, रोल ऑफ द, लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का रोल क्या है, और फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट पूछा जाएगा। फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट में, फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट में देखिए दिया है, ए नंबर में सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट ही हमारे नेशनल गवर्नमेंट को क्या करती है, सिलेक्ट करती है, यानी राष्ट्रपति जो हमारी सरकार बनती है पार्लियामेंट के मेंबर, तो लोकसभा में जो बैठे होते हैं वही मेंबर तो फिर बाद में मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और सेकंड नंबर पे देखिए क्या दिया है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ये हमारी सेकंड हेडिंग हो गई। थर्ड नंबर की हेडिंग क्या है हमारी, लॉ मेकिंग हो गई। इसी तरह से आप लोग हेडिंग को क्या करेंगे, हेडिंग को राइट करके उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। और कुछ समझ लीजिए, थोड़ी थोड़ी बातें जो मैं आप बताना चाहता हूं आपको, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज में देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए बस इसी दिख रहा है, आप इसकी ग्लोसरी लर्न कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 के 20 से जो एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन सकते हैं। और लॉन्ग आंसर देखिए, हाउ डू द न्यू लॉ कम अबाउट, ये क्वेश्चन बन के आया है ना। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से मैंने जो समझाया उसके बारे में हिस्ट्री की तरह से पढ़ लो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉ क्या होता है ना। ये शॉर्ट आंसर पूछ लिया गया तो थोड़ा आंसर दीजिएगा, लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा ना तो दे दीजिएगा आंसर, है ना। बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, रोजा फील्ड का एग्जांपल दिया गया है, इधर ये एग्जांपल म्युनिसिपल लॉ का दिया गया है, कंट्रोवर्शियल लॉ हो जाता है।
सारे एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। इजी है, इससे सिविक्स बहुत इजी होती है, आप बस समझ बच जाइए। उसके बाद मैंने बताया कि आप अपने हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं। नो बाउंडेशन, मैं किसी को बाउंड करके कभी नहीं रखता हूँ कि आप बिल्कुल लर्न करके रट्टा मार के ही जाइए तो वही आप राइट करके आइए। रट्टा मारने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे दिमाग में वोकैबुलरी जनरेट, जो बच्चे कहते हैं ना कि रट्टा, उसको मारना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अभी हम लोग इतने पावरफुल नहीं हुए कि हम लोग बैठे बैठे सोच लेंगे सब कुछ, इसलिए हमें पढ़ाई करना पड़ता है। मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्ड पावर इंक्रीज होगा। जब वर्ड पावर इंक्रीज होगा तो एग्जाम के दिन में अगर कुछ भूल भी जाएगा तो हम लोग अपने से राइट करेंगे। अगर हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर हम लोग बना के करेंगे, समझ है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5 में तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, यही पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स इन इंडिया, ये पूछा जा सकता है। सब कुछ आपके सामने है, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। और व्हाट इज द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, तो ब्रांचेस आप बता ही सकते हैं। एवरीवन हैज एक्सेस द कोर्ट्स, ये सब मैंने आपको पढ़ा ही दिया, बस, ठीक है। और बताइए कोई दिक्कत? एक्सक्यूज मी सर। सर लगभग ग्लॉसरी कितनी आएंगी? क्या बेटा? सर ग्लॉसरी कितनी आएंगी लगभग? ग्लॉसरी कितनी आएंगी सर लगभग? सर थोड़ा सा ये कौन सा क्वेश्चन है? ग्लॉसरी कितनी आएंगी? चैप्टर 3 और चैप्टर 4 चैप्टर 5 में जो भी ग्लॉसरी दी गई, यहाँ से कोई ग्लॉसरी का एक पॉइंट, ग्लॉसरी क्या है? ग्लॉसरी आपके बीच में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसी से आपको पूछ सकता है कि क्या है, किसी वर्ड के दो पूछ लेगा, हो गया, और क्या है। सारी ग्लॉसरी उठा के थोड़ी दे देंगे हम चैप्टर 3 से लेकर। कितने मार्क्स? सर सीधे अब पेपर होंगे कि सर स्कूल खुलेंगे उसके पहले? अरे बेटा सीधे ये आपको सब जिस दिन एडमिट कार्ड लेने आप लोग आएंगे ये सब स्कूल में ऑफिस में पूछिएगा, वहां पर बहुत सारी जानकारी आप लोग ऑफिस में जब आएंगे, जिस दिन एडमिट कार्ड लेने आएंगे उस दिन वहां से आपको पता चल जाएगा कि पेपर देने कैसे आना है कैसे नहीं आना। और सर मैथ का पढ़ाई नहीं गया सर। क्या है सर? मैथ्स का सिलेबस ही नहीं। मैथ तो सब कुछ पता चल जाएगा आपको, और मैं पढ़ाई ना आपको रिलेटेड क्लास किसी दिन। सर अभी 7 चैप्टर में है सर, 15 चैप्टर तक करवाना है। मैथ में कुछ पढ़ाया भी नहीं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां तक जितना पढ़ाया जाएगा पेपर भी वही से आएगा, आप लोग इतना घबरा क्यों जाते हैं। हाँ, और आगे सर मैथ ऐसा पढ़ाया नहीं गया सर। 8 मुझसे चैप्टर बेटा मुझसे चैप्टर से रिलेटेड कोई पूछी बात है ना, एसएसटी से सर बॉक्साइट क्या होता है? हाँ, अभी बॉक्साइट है, ये सब चीज आप ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो समझ लेना बॉक्साइट क्या होता है। बॉक्साइट रॉ मटेरियल होता है, खनिज पदार्थ होता है जो मिट्टी से निकल कर पाया जाता है, ठीक है, बॉक्साइट, ठीक है। उसी से कई सारे पार्ट, एल्युमिनियम निकलता है, है ना, और बहुत सारी चीजें निकलती है। नहीं पेंसिल नहीं, पेंसिल तो ग्रेफाइट से होता है ना, ये सब केमिकल पार्ट होते हैं जो मिट्टी से निकलते हैं, ठीक है, खुदाई करते हैं तब निकलते हैं खनिज पदार्थ। और कोई चीज सिविक्स में कोई टेंशन तो नहीं है? आपको सिविक्स में क्लियर है ना? चैप्टर 3 चैप्टर आने हैं आपके। यस सर। ठीक है, अब पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। और कल आपकी हो सकता है कि हम हिस्ट्री की क्लास ले लेंगे, तो उसमें भी आप लोग हिस्ट्री में चैप्टर 11, आज आपका होमवर्क है कि चैप्टर 11 को एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको चैप्टर को एक एक रीडिंग करके नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि सिविक्स में थोड़ा सा लैंग्वेज टफ थी, कोर्ट वाला मामला था, तो इसलिए मैंने एक एक रीडिंग करके पढ़ा था। कल मैं उसमें हेडिंग बाय हेडिंग डिटेल बताऊंगा, इसलिए बुक आप पहले से पढ़ लीजिएगा। मैं ये बताऊंगा कि इस हेडिंग में क्या आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, इस हेडिंग में क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो भी चैप्टर बहुत बड़ा है जिससे एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यस थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू सर। ओके बाय। बाय सर।